नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम के महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे कि किन अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्शन करने का फ़ायदा मिलेगा और किन कैंडिडेटों को ऑब्जेक्शन करने का फ़ायदा नहीं मिलेगा और किन कैंडिडेटों को ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका उल्टा भी पड़ सकता है। क्या मुख्य बातें हैं, ऑफिशियली क्या जानकारियाँ हैं और टोकन नंबर को लेकर बहुत सारे कैंडिडेटों का कन्फ्यूजन है, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे अब कैंडिडेट कन्फ्यूज है कि हमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल्स में और आसान शब्दों में समझ लेंगे। इस नोटिस में स्पष्ट बीटीएससी ने लिखा है कि किन कैंडिडेटों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए और किन कैंडिडेटों को ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। सारा कुछ आपको दिया गया है और किसका ऑब्जेक्शन होंगे और किन कैंडिडेटों के लिए खोला गया है, ये सारे कुछ दिया गया है और सबको हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग समझेंगे। अभ्यर्थी अपना रजिस्टर नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर आपको मांगा जाता है, रजिस्टर नंबर, मोबाइल नंबर, उसके बाद हम बात करें तो जन्म तिथि डालकर और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालकर, जो कि रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएंगे, उसे लॉगिन करके अपना सभी विवरण को यथावत अपना देख सकते हैं। उसमें अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, जो प्राप्तांक है, जो अंक आपको दिया गया है, अयोग्यता का विवरण, अयोग्यता का क्या कारण है, और देखकर उनको संतुष्ट हो सकते हैं। इन सारे डिटेल्स आपको उस पर दिया गया है। यदि आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है तो आप खोल के उसमें देख सकते हैं। जो डिस्क्वालीफाई है उसको भी शो करेगा और जिसका हो चुका है उसका भी उसमें सारा चीज़ अपडेट किया गया है। उस और अपना नाम सारा कुछ उसमें देख सकते हैं। तब आप जो आपत्ति है वो दर्ज कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यदि इन सारे चीज़ों में गलतियां रहेंगे तब, और भी बहुत सारा पॉइंट है किन बातों को लेकर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो भी हम लोग जानेंगे। और अभी इसमें समय भी बचा हुआ, बहुत समय है अभी, क्योंकि 17 तक ये आपत्ति होंगे और इसके रिगार्डिंग जो कि अलग अलग पॉइंट दिया गया है तो सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया। जो आपसे मांगा गया था सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट मांगा गया वो नहीं रहने के कारण आपको क्या कर दिया गया है, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। जितना मांगा गया था ये उसने, और आपने वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे सबमिट नहीं किए तो आपको डिस्क्वालीफाई डायरेक्ट कर दिया गया है। तो डिस्क्वालीफाई का एक यह भी रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको मार्क बहुत है लेकिन डिस्क्वालीफाई भी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का निबंध प्रमाण पत्र बिहार परिचारिका निबंध परिषद से जो निबंधित नहीं होने के कारण भी अयोग्य किया गया, क्योंकि आपको एनसीएल जो लेना था वो भी इसमें दर्शाना था। तो बिहार से आपको ये जो परिचारिका था निबंध वो भी आपको इसमें शो करना था, अटैच करने थे। यदि वो नहीं आपने अटैच किए थे तभी उस कंडीशन में भी आपको अयोग्य कर दिया गया है। उसके बाद है कि उच्चतर योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण उच्चतर योग्यता का अंक नहीं दिया गया है। यदि आपके पास जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और इन सारे कोर्सों का यदि आपके पास डिग्री नहीं है, यदि है भी, यदि आपने अटैच नहीं किए थे, मेंशन नहीं किए थे, तो उसका मार्क आपको नहीं दिया गया और उसका उसी के रिगार्डिंग इसमें भी दिया गया है कि उच्चतर योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आपका उसको अंक नहीं मिला है और इसको लेकर आप दावा भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि ऑनलाइन आवेदन में उच्चतर योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थी को उनके द्वारा अपलोड किए गए जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के प्रमाण पत्र के आधार पर औपबंधिक रूप से उच्चतर योग्यता का अंक दिया गया है। और जिन कैंडिडेटों ने ऑनलाइन करते समय अपने उच्चतर योग्यता का उसमें ऑप्शन आता था, क्या आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, यदि आपने हाँ किए थे और उसमें आपने जो अटैच किए थे, जो आपके पास अब सर्टिफिकेट थे उच्चतर योग्यता का अपलोड किए थे, तो निश्चित ही आपको दिया गया है। यदि आपने अपलोड भी किए थे, मेंशन भी किए थे, यदि आपको नहीं मिला है तब आप आपत्ति कर सकते हैं, तब आपको फ़ायदा होंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद है
कि संविदा के आधार पर एएनएम के पद पर कार्यरत नहीं रहने के कारण कार्य अनुभव का अंक नहीं मिलेगा। यदि आपने एएनएम का कहीं पर वर्क किए हुए हैं तभी आपको उसका संविदा वाला फ़ायदा मिलेगा, पर ईयर 5 मार्क करके, और टोटल यदि 5 ईयर किए हैं तो मैक्सिमम 25 मार्क तक मिलेगा सिर्फ एएनएम का। एएनएम पर यदि आपने वर्क किए हुए हैं तभी आपको मिलेगा, दूसरा कोई पोस्ट पर वर्क किए हैं तब आपको नहीं मिलेगा उस कार्य अनुभव का अंक। उसके बाद है कि सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिनांक 1/9/2022 के पूर्व निर्गत को मान्य किया गया है, और बिहार परिचारिका निबंध परिषद पटना का जो निबंधन प्रमाण पत्र है या आरक्षण हेतु जो आपने निर्गत प्रमाण पत्र या कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आपने 15 अक्टूबर तक से पहले का निर्गत कराकर यदि आपने अटैच किए थे तभी आपको मान्य होंगे। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक नहीं किए होंगे, वो चाहेंगे अब कर लेंगे, तो अभी के डेट का नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्लियर कर दिया गया है कि 15 अक्टूबर तक का ही लिया गया है। उसके बाद है कि कार्य अनुभव हेतु गणना की तिथि भी दिया गया है। यदि इतना तक आपने कार्य किए हैं, इससे पहले तक का कार्य का ही मान्य रहेगा। इसके बाद का यदि आपने कार्य अनुभव का आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका भी मान्य नहीं रखा जाएगा। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, ईबीसी, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, इन सारे को यदि आपने अटैच किए थे, यदि आपने लगाए थे तो आपको इसका जो फ़ायदा है कैटेगरी का वो मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं दिया जाएगा। अगला है कि ऑनलाइन आवेदन के अंकित आरक्षित कोटि को इतर कोटि का प्रमाण पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। यदि आपने ऑनलाइन करते समय आरक्षण कोटि का मेंशन किया था तो आपको मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको जनरल में डाल दिया गया है। उसके बाद है 10वां पॉइंट की क्रीमी लेयर, तो 10वां पॉइंट है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। आपको ये सारा चीज़ जो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के यहाँ का होना चाहिए। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर मान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक इतना और उसके बाद इसमें दिनांक दिया गया है इतना आलोकित पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आपने यदि अपने पिता के यहाँ से बनवाए थे तो उसका आपको मान्य होंगे, और आपको हमेशा बताते भी आते थे कि क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको पिता के यहाँ का होना चाहिए। अगला है स्वतंत्रता सेनानी का यदि पोता पोती नाता नातिन हो, यदि आपने उसका मेंशन किए थे, उसका प्रमाण पत्र लगाए थे तभी आपको उसका आरक्षण मिलेगा, नहीं तो नहीं दिया गया है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आपने संलग्न किए थे तो आरक्षण दिया गया है, नहीं तो अन्यथा आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है, उसका अंक नहीं दिया गया है। और लास्ट पॉइंट है कि विज्ञापन के वर्णित न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया। जिसका जो विज्ञापन निकाला गया उसमें जो उम्र सीमा दिया गया था न्यूनतम और मैक्सिमम उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको क्वालिफाई किया गया, नहीं तो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ये सारी बातें थे, और यदि हम बात करें तो इन सारे चीज़ों फैक्ट यदि आपका सही है तो निश्चित है आपका रिज़ल्ट आने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों का रिज़ल्ट आपके समक्ष होंगे। तो और भी कोई जानकारी होंगे तो हम आपको निश्चित ही बताएंगे, और यदि आपको कोई डाउट हो, बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये डाउट थे, तो और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।